अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका आपस में तजावीज़ का तबादला कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने एक जहाज़ पकड़ा हुआ था ईरान का, और उसका अमला भी पाकिस्तान की वसातत से ईरान को वापस कर दिया, जो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हम कह सकते हैं। लेकिन साथ ही उस इलाके के अंदर आबना हुर्मुज़ के अंदर तनाव भी बरकरार है। किसी कश्ती के ऊपर आज हमले की खबर आई पहले कि वहाँ मिज़ाइल फायर हुए हैं, फिर यूएई से खबर आई कि उनका एडनॉक जो कंपनी है उसके ऊपर हिट हुई है और वो उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। बंदिश के हवाले से भी ईरानियन गार्ड्स अपना दावा कर रहे हैं और अमरीकी हुकूमत अपना दावा कर रही है। लेकिन बहुत बेहतर होगा कि ये अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना बंद कर दें, जो ये दोनों कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि दूसरा कितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अमेरिका की कोशिश ये है कि वो जितना डरा धमका के ईरान को नीचे ला सकता है उतना लिया है। ईरान का ख्याल ये है कि वो अब जंग तो रुक गई है और अमेरिका दोबारा उसके ऊपर जल्दी से हमला करेगा भी नहीं, तो जितना वो इसको टूल देकर कुछ कंसेशन और ले सकते हैं उसको ले लें। लेकिन दोनों सूरत में लिमिट्स होंगी, उस लिमिट्स को हिट करने से पहले इनको आपस में बैठ जाना चाहिए। बाज़ तजिया निगारों का ख्याल ये है कि अमरीकी सदर ने 14 मई से शायद उनका चाइना का विज़िट है, तो उससे पहले ये मामला तय हो जाएंगे। तो हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा तवालत का अंजाम क्या होगा? अब ये खबर चल रही है कि यूके के अंदर शायद कई दहाइयों के बाद जो फूड इन्फ्लेशन है वो अपनी पीक को टच करेगा। और ये सिर्फ यूके की अभी खबर है, ये पूरे यूरोप के साथ यही होगा, पूरे अमेरिका के साथ यही होगा, और बाकी दुनिया वो भी इसी की लपेट में आएगी। जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू हो गई हैं, और उनको नीचे रखने का कोई तरीकाकार ऐसा है नहीं है कि ये यकीन दहानी लोगों को कराई जा सके कि अमेरिका आएगा, वो अपना हुर्मुज़ खोलेगा और तेल के कार्गोज चलने शुरू हो जाएंगे। नहीं खुलेंगे। जब तक ये तनाव बरकरार रहेगा, वो अगर खोलने की कोशिश भी करेंगे तो आज एक हिट होगा, कल दूसरा हिट होगा। तो बेहतरी का मामला वही है कि मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर बैठे और आगे चल पड़े। 3 जो स्टेप्स की तजावीज़ ईरान की तरफ से आई हैं, अगर उसके ऊपर ईरान कुछ पीछे हटे, कुछ चीज़ों के ऊपर अमेरिका पीछे हटे, तो शायद इनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाए। जो आज प्रोग्राम में दोनों हमारे साथ मेहमान शख्सियत एजाज़ चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार, और आदिल नजम साहब हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। एजाज़ साहब, पहले आपसे आगाज़ करूँगा। सर, क्या प्रैक्टिकली डूएबल ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको सामने रखकर ये दोनों आगे बढ़ सकते हैं? वही हैं जी जो आपने इब्तदाइया में कही हैं, क्योंकि इस तरह ये जो एक दूसरे की नर्व्स को जो टेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ फ्लेयर अप भी हो सकती है। जिस तरह आज का जहाज़ के ऊपर जो अटैक हुआ है, कोई चीज़ फ्लेयर अप हो गई और एक जंग दोबारा शुरू हो गई। कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि शायद एक जंग की वो तैयारी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उसका ख्याल है कि एक मैंने जंग और थोड़ा राउंड लगाना है और ईरान को कमज़ोर करना है। और उनका ख्याल ये है कि ईरान जो है ये इस बंदिश से जो उन्होंने की हुई है ब्लॉकेड, उसकी वजह से उसकी जो इक़्तिसाद है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मजरूर है, जो यकीनन हो रही है। उनमें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, उनकी जो करेंसी भी बहुत डिवैल्यू हो रही है। तो अमेरिका के अंदर ये कैलकुलेशंस हैं कि अगर इतने कमज़ोर हालात में ईरान को अगर थोड़ा सा और दबाया जाए और फिर नेगोशिएट किया जाए तो शायद हमें बेहतर टर्म्स मिले। लेकिन मेरा ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा जुआ या गैम्बल होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। ईरान के अंदर जो नज़र आ रही है क्या कहते हैं, रेजिलियंस पावर कह ले, या ये कह ले कि जो विल पावर है टू एक्सेप्ट फर्दर पेन, वो अभी भी नज़र आ रही है। बल्कि ये जो 3 स्टेप का जो बताया ना, आपने भी रेफर भी किया, तो उसमें वो यही कह रहे हैं ना कि जी पहली स्टेज में सुना है कि पहली स्टेज में वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी में एंडिंग दी वॉर की बात कर रहे हैं विद गारंटीज, और आखिर में नेगोशिएट करेंगे न्यूक्लियर डील को। तो वो तो अमेरिका के लिए तकरीबन नॉन स्टार्टर है, वो शायद बिल्कुल इसको एक्सेप्ट ना करें। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इनके पास ये जो एक दूसरे के साथ आंख मचोली खेलना है, ये अच्छा नहीं होगा। दुनिया का आपने यूरोप की मिसाल दी, खुद अमेरिका के अंदर भी मसाइल है, ईरान के अंदर भी है, और हमारे जैसे जो मुल्क है वो एक कोलेटरल डैमेज है, हमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। तो गोया प्रेशर तो है सारी तरफ से, चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और भी सारे ममालिक की तरफ से कि जनाब आप नेगोशिएट करें। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अभी भी कुछ झुकाव रखते हैं कि ये ऑप्शन एक देखी जा सकती है कि ईरान को अगर मज़ीद कमज़ोर किया जाए, ना सिर्फ उसकी जो तेल की एक्सपोर्ट्स रोक कर, बल्कि थोड़ा सा मिलिट्री एक्शन लेकर भी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक होगा, डेवस्टेटिंग होगा। उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, घूम फिर के आके फिर इसी मकाम पे खड़े होंगे। तो बेहतर तो यही होगा कि वो नेगोशिएट करें। अच्छा, चीन वाला बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चीन के साथ जब वो जाएंगे तो वो करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं यकीन कि
डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इतने ज़्यादा कीन है कि चीन के साथ जाके कोई डील कर लें, वो थोड़ा उसको लटका भी सकते हैं, उनको कोई इस किस्म का मसला नहीं इस वक्त। तो उनके लिए ये ज़रूरी है, उनके लिए और उनका जो मागा बेस है उसके लिए ज़रूरी है कि ये कोई ना कोई विक्ट्री डिक्लेयर करें और ये कहें कि देखिए हमने हमने ये जीत ली है जंग, और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं कुछ थोड़ा और भी अलार्मिंग हुआ जब मैंने ABC वाशिंगटन पोस्ट का एक सर्वे देखा था, जिसमें पता चला कि उनका जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी 85% इनको सपोर्ट है। ठीक है, ओवरऑल जो है जंग के खिलाफ हैं लोग, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को जो सपोर्ट है वो इसलिए क्योंकि इनका जो मागा इनके साथ खड़ा है, इनका जो बेस है उनके साथ खड़ा है। तो गोया दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है कि शायद हम दूसरे को नीचे कर सकते हैं। इसलिए मुझे अभी ये एकदम से मेज़ पर बैठते नज़र नहीं आ रहे, पर अभी कुछ थोड़ा सा और जो है वो सस्पेंस हमें देखना होगा। आदिल नजम साहब, आप क्या कहते हैं, ये यहाँ से लेकर 14 मई तक चाइना शी से मीटिंग तक कोई पेशरफ्त हो सकती है, या दोबारा जो इन्होंने कहा कि आंख मिचौली, बड़ी अच्छी इन्होंने टर्म यूज़ की, ये जो आंख मिचौली हो रही है ये दोबारा जंग की तैयारी भी हो सकती है? बहुत शुक्रिया नदीम इजाज साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और आपका एनालिसिस भी देखें। हम सबकी उम्मीद तो यही है, और ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर ये ना सुनने वाले होते तो जंग शुरू ही ना होती ना। सो आपके या मेरे कहने से कि जनाब इनको अकल ये कहती है कि इसको मत बढ़ाओ, डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस अनफॉर्चुनेटली। चीन के बारे में मेरा एक्चुअली एनालिसिस वही है जो एजाज साहब का है, एंड आई एम वेरी ग्लैड ही सेड दैट। मैं भी पिछले कुछ दिनों से ही कह रहा हूँ, आई थिंक हमारी उम्मीद है कि चीन की वजह से शायद ये हल हो जाए। लेकिन अब पहले मसला ये है, चीन का दौरा जितना भी अहम हो, ईरान का मसला उससे कहीं बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि उसको करने के लिए इसमें जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जो भी उनकी व्यू है। सो यकीनन वो चाहेंगे कि जब वहाँ जाएं तो मसला हल हो, क्योंकि ख़ास तौर पे क्योंकि चीन भी कह चुका है कि जनाब ये ही सबसे बड़ा मसला है, और चीन ने क्लियर कर दिया अगर ये हल नहीं होता तो फिर इसी पे बात होगी। लेकिन ये नहीं है कि क्योंकि वो इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, चीन इम्पोर्टेंट समझता है या खुद समझते हैं, तो वो कोई भी रेजोल्यूशन मान लेंगे। राइट, वो जो जीतने वाली बात है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के एक तो ये कि मैं जीत गया हूँ कहना ज़रूरी है, और वो जीत गया जो डोनाल्ड ट्रंप समझे कि मैं जीत गया हूँ। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि वो इसको हल करके चले जाएं लेकिन वो फाते ना लगें। उनके लिए फाते लगना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने बेस के लिए भी और ख़ुसूसन चीन के लिए भी ना। देखें, अगर इस इंप्रेशन से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जाते हैं कि ईरान ने अमेरिका को मात कर दी, तो वो तो गुफ्तगू ही फ़र्क होगी। और आखिरी एक और मैं इसमें चीन पे एक सिर्फ गुजारिश में, क्योंकि आई डू थिंक कि ये मेरा थोड़ा सा अनयूजुअल व्यू है, मेरे ख्याल में एजाज साहब का भी यही है, शायद उनका एक्सपीरियंस बहुत मुझसे ज़्यादा है। वो ये है कि इसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की चॉइस नहीं है, इसमें चीन की भी चॉइस है। ये जो दौरा है ये कम से कम 2 बार मुलतवी हुआ है, और दोनों बार चीन ने मुलतवी किया। सो पहला सवाल तो यह ना कि दौरा होता है कि नहीं होता, और अगर जंग हो भी रही होगी तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर कोई लगा देंगे। चीन ने पहली बार इसलिए मुलतवी किया बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांटेड हिम टू कम, शी साहब टू कम टू द वाशिंगटन, और चाइना ने कहा कि यार तुम लोगों को आके जलील करते हो अपने दफ्तर में, तुम्हारे ख्याल में मैं इधर आऊँगा? एंड दैट डिडंट हैपन। देन डोनाल्ड ट्रंप अग्रीड के अच्छा जी मैं उधर जाता हूँ, मुलाकात उनकी हुई बीच में, लेकिन मैं उधर जाता हूँ। और पहली बार वो इसलिए मुलतवी हो गया, कुछ हफ्ते पहले की बात है, बिकॉज द प्रिलिमिनरी इशूज weren't डिसाइडेड। होता है ना, इन मुलाकातों से पहले बहुत मुलाकातें होती हैं और मसले हल हो जाते हैं। सो यकीनन दिस इज़ वन थिंग। लेकिन ये जो हम सांस रोक के बैठे हुए हैं कि 15 मई तक हो जाएगा, यस वी होप कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स द ओनली थिंग। हैविंग सेड दैट, अगर मुझे एक और इजाज़त दें, ये जो आदिल साहब, लेकिन एक यहाँ मेरे जहन में सवाल आता है, अमेरिका अगर दोबारा हमलावर हो जाता है, अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत इस्तेमाल करता है, तो उसके पास अनप्रेसिडेंटेड एयर पावर मौजूद है, वो कर सकता है। नेवल पावर उसके पास बहुत बड़ी है, वो कर सकता है। ईरान पहले हल्ले में ये तमाम एयर पावर के और तमाम नेवल पावर के होते हुए तमाम तकलीफ मुश्किलों के बाद अपनी लीडरशिप के ख़ात्मे के बावजूद सर्वाइव कर गया। अगर ईरान दोबारा सर्वाइव कर जाता है तो फिर अमेरिका कहाँ पाँव जमा के खड़ा होगा? और इसी तरीके से चाइना वाला सवाल है कि वेनेजुएला में जो कुछ हो गया वो कुछ नहीं कर पाया, ईरान में जो कुछ हो गया वो कुछ नहीं कर पाया, नो वट, अब वो कहाँ खड़ा होगा? मैं दोनों का जवाब चाहूँगा, पहले आपसे फिर एजाज साहब से। जी देखिए, पहली जो बात है ना उस पर तो यू आर एग्जैक्टली राइट। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द गुफ्तगू है, फैसला वही करते हैं और वो आधी रात को कर देते हैं जब मूड होता है, लेकिन करते वही हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो गुफ्तगू है वो यही है
देखें, हर मुल्क में जो हर हमेशा जंग में मुख्तलिफ फैक्शंस होते हैं, वो आपको एडवाइस देते हैं ये करो वो करो। जो हॉक्स हैं, हेक्सेट जैसे या इसराइल जैसे जो उनको पुश कर रहे हैं, उनका प्रॉबेबली इस वक्त आर्गुमेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये है कि यार ये देखो ये बिल्कुल तैयार है गिरने को, एक और धक्का दोगे और ये ठा करके गिर जाएगा, और अगर अभी आप पीछे हट गए तो तकरीबन इतना करीब आके ईरान की डिस्ट्रक्शन के वो वापस जाने की तरफ, उनकी आर्गुमेंट ये होगी। और दूसरी तरफ की आर्गुमेंट प्रॉब्ली जो वैंस किस्म के लोगों की, वो ये होगी कि देखें यार आप डिक्लेयर करें विक्ट्री और निकलें, क्योंकि इसकी आपको अपनी कॉस्ट पड़ रही है, पॉलिटिकल कॉस्ट पड़ रही है, आपको तो पड़ ही रही है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ वैंस साहब, इसलिए मुझे भी पड़ रही है। इस वक्त तक, कल तक ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीनिंग है वो ये है कि उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर दिया है कि उनका ब्लॉकेड बहुत कामयाब है। वो बारी बारी ये कह रहे थे ना, हमारा ब्लॉकेड दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्लॉकेड है, एंड ही वाज बिलीविंग दैट, एंड ही वाज आल्सो बिलीविंग कि ईरान जो है उसकी अंदर जो सियासत है वो इतनी बिखरी हुई है कि वो जो बारी बारी कहते थे ना ये लोग तो आपस में ही नहीं फैसला कर सकते। रात को क्या हुआ, इस बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी अप कर दी ब्लॉकेड की। वो जो उनकी ट्वीट आई, उसने क्या किया, उसने ये किया कि अच्छा ये ब्लॉकेड ना सिर्फ हमारा है, अब जिसने आना है हमें बता दो, हम तुम्हें ले जाएंगे। और उसके जवाब में ईरान ने क्या किया, उसने ये भी नेगोशिएशन का हिस्सा है, ये मुलाकात नहीं है लेकिन मुज़ाकरात है, गोली से भी मुज़ाकरात होते हैं। ईरान ने उसका जवाब ये दिया कि अच्छा तुम समझते हो तुम्हारा ब्लॉकेड बड़ा तगड़ा है, हेयर इज व्हाट वी विल डू, हम अभी भी मिसाइल लगा सकते हैं, हम अभी भी कश्ती जहाज को रोक सकते हैं, और यू थिंक कि हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है या हमारी सियासत बिखरी हुई है, लेट अस शो कि हम कितने यूनाइटेड हैं इन दिस एग्रेशन। तो ये जो आप सो रेस्टिंग अप देख रहे हैं, ये आई थिंक उसका हिस्सा है। अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है तो मे बी दिस मैसेजिंग विल वर्क एज वेल एज जो मुज़ाकरात या टेक्स्ट की मैसेजिंग होती है, क्योंकि ये भी उसका हिस्सा है। जो आपने कहा वो एग्जैक्टली राइट है कि द कॉस्ट ऑफ गोइंग ऑल आउट, क्योंकि अमेरिका को जरूरी है कि वो जंग जीत के दिखाए। ईरान जो भी कमजोर मुल्क होता है मिलिटरीली, उसको जंग जीतनी नहीं होती, उसको सिर्फ ये शो करना होता है कि मैं हारा नहीं हूं। सो अगर वो हवाई पावर हो और वो ना अपना गोल अचीव कर सके, तो जिसने उसको बर्दाश्त किया, इन दिस केस ईरान, उसकी एक तरह से जीत समझी जाती है। और यही हुआ है ना, देखें आप, अगर हम 60 दिन पीछे जाएं, 60 दिन पीछे क्या हुआ कि अमेरिका इजराइल ने एक अनइमेजिनेबल मूव किए कि पूरी लीडरशिप को आपने ऊपर की ख़त्म कर दिया और एकदम कर दिया, थिंकिंग कि वो विक्ट्री हो जाएगी। और उस अनइमेजिनेबल मूव के जवाब में ईरान ने एक अनइमेजिनेबल मूव कर दी कि हम फिर हुर्मुज़ को रोक देते हैं। और अब आप इस वक्त सारी गुफ्तगू उस चीज़ पे हो रही है जो 60 दिन पहले इशू ही नहीं था, इन दोनों के दरमियान भी इशू नहीं था, हुर्मुज़। सो अब ईरान ये कह रहा है कि मेरे पास और भी अनइमेजिनेबल मूव्स हैं, एंड दैट इज वेयर इट इज स्टक। आप, सॉरी मैं लंबा हो गया, वन लाइन ऑन द चाइना थिंग। यस, ये सवाल उठाया जाता था और मैं भी कई बार उठाता था कि यार अगर चाइना है सुपर पावर बन रहा है या बनना चाहता है, तो वाई इज इट नॉट एक्टिंग लाइक दैट। लेकिन आई थिंक पिछले कुछ हफ्तों में चाइना का जो स्टेचर है वो कुछ चेंज होना शुरू, स्टेचर तो वही था लेकिन उसके जो मुहर्रिकात हैं वो हमको चेंज होते हुए नजर आए हैं। एक ये कि मैं वो कुछ दिन से कह रहा हूँ कि बीजिंग इज द न्यू वॉशिंगटन। आप जरा पिछले 2-3 हफ्ते में देखें कि कौन कौन जाके बीजिंग में सलाम करके आया, कौन हाजिरी लगा के आया। चलें, हम तो हमेशा, क्योंकि हमारी पुरानी उनसे वो है एक रगबत है, लेकिन ईयू का हेड जाता है, जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर जाता है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जाता है। ये जो हम कहते हैं ना सिस्टम चेंज हो रहा है, वो हमारे सामने उस तरह नजर आ रहा है। चाइना की हर स्टेटमेंट आप देख लें, वन ऑफ द वर्ड्स दे विल यूज इज रीजनेबल, वन ऑफ द वर्ड्स दे विल यूज इज रिलायबल, क्योंकि जो बड़ी ताकत होती है उसको रीजनेबल और रिलायबल होना होता है, और वो दुनिया को दिखा रहा है। एंड आई थिंक पीपल आर बाइंग कि एक बड़ी ताकत है जो रीजनेबल और रिलायबल नहीं है, और दूसरी है जो है। सो यस, चाइना एजाज साहब से भी ये दोनों सवाल पहले पूछ लें फिर आगे चलते हैं। एजाज साहब, आपसे भी इन दोनों का तजिया ज़रूर चाहूँगा कि अगर दोबारा अमेरिका काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाता है और ईरान दोबारा उस तकलीफ को सह जाता है, बर्दाश्त कर लेता है, बचा रहता है, फिर क्या होगा? और दूसरा चाइना वाला सवाल, वेनेजुएला का तेल चला गया, ईरान का तेल अब नेवल ब्लॉकेट की वजह से वो भी चला गया। ईरान और वेनेजुएला को छोड़ के क्या चाइना इस सारी चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा? वो भी राज़ी खुशी कहेगा कि सब अच्छा है, या वो अपने नए टूल्स यूज़ करेगा अमेरिका को दबाव में लाने के लिए?
जी बिल्कुल। देखें, जो पहली वाली बात है वो तो यकीनन मुझे भी वही नज़र आ रहा है जो आदिल साहब को नज़र आ रहा है। ये वर्स ऑफ हो जाएगा अमेरिका की पोजीशन। उसकी वजह ये है कि ये उनकी जो हॉक्स हैं जब वो हमला करेंगे तो मुमकिन है वो ऑयल इंस्टॉलेशंस पे जाएं, पावर ग्रिड्स पे जाएं, तो जवाबन खलीज की जो हैं पावर ग्रिड्स और ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हो जाए, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की इक़्तिसाद का जो कबाड़ा निकल जाएगा। और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी जो महंगाई है, और बावजूद इसके कि अमेरिका अपना तेल करता है, पैदा करता है, लेकिन ब्रेंट के ऊपर, ब्रेंट की कीमत के ऊपर ही चलता है ना सारा। तो इस वजह से वहाँ पे भी महंगाई होगी। मैं समझता हूँ कि इट कैन एक्चुअली कॉस्ट ट्रम्प हिज प्रेसिडेंसी थ्रू ऑफ कोर्स मिड टर्म इलेक्शंस। तो मुझे लगता है कि वो ये शायद ये ना करे। कुछ लोगों का ख्याल है वो करेंगे ये, पर मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही रैश एक्शन होगा। ठीक है, वो इरेशनल एक्टर हैं, लेकिन इतने भी इरेशनल नहीं है। वो अपना अपना नफा नुकसान समझते हैं। इस वजह से अगर वो ये करते हैं तो ईरान और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, अमेरिका का और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, पूरी दुनिया का प्रेशर उनके ऊपर आएगा। ये हो सकता है कि ईरान, अमेरिका ये कोशिश करे कि ऐसे तरीके से जंग शुरू करे कि जो उसकी जो जिम्मेदारी है वो ईरान पे डाले। तो आपको पता है फॉग ऑफ वॉर में कुछ भी कहा जा सकता है, पता नहीं चलता। लेकिन ऑन दी होल मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। ये पोजीशन अभी भी ऐसी है कि जिसमें उनको कुछ एडवांटेजेस हैं अगर वो करना चाहें तो। चीन की बात ये है कि चीन के लिए देखिए, मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने भी ये सुना है कि भाई सुपर पावर बन रहे हो तो सुपर पावर बन के दिखाओ, और अगर ईरान की हिमायत करते हो तो आओ ना, खुल के ज़रा आओ। लेकिन चीन का अपना जो पीसफुल राइज का एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल से वो बिल्कुल इनहराफ नहीं कर रहे। अब तो देखिए 14 नेबर्स हैं सिवाय इंडिया के साथ, वो भी बड़ी लिमिटेड महदूद किस्म की चपकलिश हुई है, या कभी कभी फिलीपीन के साथ जिस तरह आजकल हो रही है, या कभी वियतनाम के साथ। वरना वो बिल्कुल कोई जंग नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो मुकम्मल तौर पर अपना जो सेकंड सेंटेनरी गोल है वो अटेन नहीं कर लेते फुली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के तौर पर, वो नहीं आएंगे इसके अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रेशर नहीं डालेंगे, वो प्रेशर डालेंगे, और वो डाल रहे हैं, मुख्तलिफ हालों से डाल रहे हैं। और अगर अमेरिका किसी किस्म का ये समझ रहा है कि मैं वेनेजुएला का तेल रोक के और खलीज से सारा तेल जाते हुए रोक के तो चीन को कमज़ोर करूंगा, तो चीन ने भी तो अपने हाथ में पत्ते पकड़ रखे हैं ना। रेयर अर्थ मेटल्स का पत्ता है और भी बहुत सारे पत्ते हैं उनके हाथ में, तो वो खेलना शुरू कर देंगे। तो वो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ऐसी लेगेसी बन जाएगी कि दुनिया पूरी की पूरी तबाह भी होगी, उनकी इक़्तिसाद जो है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स और उनकी जो पार्टी है उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। ये बड़ा कड़ा 1-2 हफ्ते हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये फैसला करना है कि जनाब मैं विक्ट्री के डिक्लेयर करूं या कैसे करूं, तो कैसे ना करूं। वो कर सकते हैं, अभी भी JCPOA से प्लस कर दें कोई चीज़ और डिक्लेयर करके विक्ट्री चले जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो ना करेंगे तो मुझे तो लगता है कि ईरान की पोजीशन न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर भी ज़्यादा हार्ड होते जा रही है। आदिल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मेरा अपना वैसे तजिया यही है जो अभी एजाज साहब ने कहा है कि JCPOA को पॉलिश पुलिश करके चमका के ट्रंप को विक्ट्री का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। 2-4 चीज़ें उसमें ऐड करवा लें, वो हो जाएंगी, ईरान मान भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रंप साहब का तो अलमिया ये नहीं है कि उनके पास विक्ट्री डिक्लेयर करने का मौका नहीं है। उनको कई मौके मिले हैं पिछले कई हफ्तों में, पाकिस्तान से भी मिले हैं जब यहाँ मुलाकात हुई। उनका मसला मेरे ख्याल में अब मुझे ये समझ आ रहा है कि वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर लेते हैं, वो बजिद हैं कि ईरान हार माने, और वो नहीं मानेगा। वो दैट इज नॉट। बट जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि एक चीज जो अभी जब हम चीन की बात कर रहे थे, आई थिंक ये जो आर्गुमेंट है ना कि चीन का वेनेजुएला ऑयल और ईरान ऑयल बंद हो गया, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना ट्रू है। मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये अमूमन खबरें वहां से आती हैं, आपको अमेरिकन जराए से मिलती हैं। चीन से हमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली कि वहां कोई ऑयल की रैशनिंग हो गई या उस तरह के मसाइल हो गए जो हम पाकिस्तान में देखते हैं, जापान में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। ईरान का भी आपको याद होगा जब वो था ना, उन्होंने कहा कि हमारा ये दिस अजम्पशन कि ईरान का कोई तेल कहीं नहीं जा रहा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आपके बॉर्डर्स भी बहुत हैं। मुझे नहीं पता, मैं खबर नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये अजम्पशन वैसी नहीं है जो हम उसको एकदम मान ले। आखिरी एक चीज सिर्फ ये कि जो लेगेसी है डोनाल्ड ट्रंप को, हमें ये पता है कि उनको बहुत ज्यादा फिक्र है अपनी लेगेसी की, और उनको यकीन है कि मैं अमेरिका का सबसे अजीम प्रेसिडेंट हूं, और उसी तरह याद दिला, इसीलिए वो हर चीज पे अपना नाम लगा देते हैं। इस वक्त लेगेसी का हाल सिर्फ ये हो गया कि दिस वॉर विल बी रिमेंबर्ड एज ट्रम्प्स वॉर। जिस तरह इराक बुश की जंग थी, ये ईरान जो है वो ट्रंप की वॉर है।
और उसमें आयरनी ये है कि वो शख्स जो जंगें सुपोजिटली के खिलाफ आया था, उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। उसने इतनी जंगें खत्म की हो या ना की हो, लेकिन शुरू जितनी की किसी और ने की, एंड दैट इज द लेगेसी प्रॉब्लम दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज। कि क्योंकि ईरान की जंग ट्रंप की जंग है, उनके लिए सिर्फ इससे निकल जाना जो है इज नॉट इनफ। उनके लिए एज फाते निकलना जो है वो उन्होंने अपने जहन में बना लिया कि उसके बगैर मैं नहीं निकल सकता। एजाज साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे सर। ये विक्ट्री के ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अफगानिस्तान में हमला किया था, वियतनाम में जो गए थे, कहीं और जिन्होंने हमला किया था, सारे यही सोच के गए थे कि वहाँ से विक्टोरियस बन के निकलेंगे। एयर पावर भी बढ़ी है, नेवल पावर भी बढ़ी है, मिली नहीं वो विक्ट्री जो लेने गए थे। अब क्या होगा? मैं तो इनको ये कहूँगा कि वो हार्लन पुलमैन की जो किताब है ना, अनाटमी ऑफ फेलियर, वाई अमेरिका लूजेस एवरी वॉर इट स्टार्ट्स, ये वाली किताब पढ़ लें। और उसके मुताबिक ये तकरीबन उस तरफ चल रहा है। ईरान इस वक्त कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है मुझे, और उसका सबूत ये है कि वो जो 3 स्टेप में न्यूक्लियर इश्यूज जो है, जो सबसे पहले होना चाहिए तो सबसे आखिर में चला गया। इस वजह से मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो मशवरा जात मिल रहे हैं, शायद वैंस वाला मशवरा जात तो शायद बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ से जो मिल रहे हैं पीट हेगसेट और इस किस्म के लोगों के, वो उनकी पार्टी को भी ले डूबेंगे। और अगर ये जंग ना जीत सके जिस तरीके से जीतना चाहते हैं। एजाज चौधरी साहब, आदिल नजम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आइए जी ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे गौहर इजाज साहब हमारे साथ होंगे और बजट करीब आ रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या करने की ज़रूरत है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। बजट करीब आने वाला है और जो महंगाई के ताज़ा तरीन अदादोशुमार है, 10.9% अप्रैल महीने का नंबर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1% शरह सूद में पहले इजाफा कर चुका है और ये पाकिस्तान की उस इकनॉमिक सिचुएशन में ये काम हो रहे हैं जिसमें पिछले 3-4 साल में ग्रोथ ना होने के बराबर है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऊपर जा चुकी है। तो हमें क्या ऐसा करने की ज़रूरत है कि बजट में हम ग्रोथ रिवाइवल की तरफ जाएँ? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत है। और इजाज़ साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे और मारूफ बिजनेसमैन हैं। गौहर इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो पिछले 3-4 साल हैं, इक़्तिसादी एतबार से अगर देखा जाए तो ये तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे गिरने से इकॉनमी बच गई है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये ग्रोथ रिवाइवल की तरफ पाकिस्तान की इकॉनमी चल पड़े? नदीम, जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। हम शायद जो स्टेबिलिटी का जो मूड था, हमने उसको ओवर एक्सटेंड कर दिया। आज हमारा इस प्रोग्राम में दूसरा साल एंड हो रहा है, आखिरी साल की तरफ हम जा रहे हैं लास्ट प्रोग्राम में। तो मेरे हिसाब से जो है वो ये बजट जो है, इसको जो है एक इकनॉमिक जो है वो रोड मैप होना चाहिए, जो इकनॉमिक रोड मैप पाकिस्तान के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल कर सके, पाकिस्तान के अंदर सनतकारी भी ला सके। पाकिस्तान के अंदर ये रियल स्टेट के लिए हमने बिल्कुल उसको स्ट्रैंगल कर दिया कि कोई आदमी जो है वो रियल स्टेट का काम ही ना कर सके, ना घर खरीद सके, ना प्लॉट खरीद सके। उसके ऊपर ऐसे ऐसे कानून ला दिए, 7C, 7D, 7E, 7F, पता नहीं कौन कौन से कानून उसके अंदर हमने लागू किए कि कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई घर बना ले या कोई प्लॉट खरीद ले। उसकी ट्रांजैक्शन के टैक्सेस हमने बढ़ा के जो है वो एक ऐसे कैटेगरी क्रिएट कर दी, फाइलर, नॉन फाइलर। उसके बाद तीसरी कैटेगरी क्रिएट कर दी कि जनाब लेट फाइलर, तो उनके ऊपर 11 से लेके 29% तक टैक्स लगा दिया। मैं बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि फाइलर पाकिस्तान में होना चाहिए और हमें इसको सिंप्लीफाई करके पाकिस्तान को आगे चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास, मैं आज देख रहा था, हमने कुछ हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ थी कि हम जो है वो मिडिल मैनेजमेंट में लोगों को ऐड कर सकें। हमारे पास तकरीबन कोई 2,500 एप्लीकेशन आई है जो है जो कि बच्चे ग्रेजुएट और मास्टर्स किए हुए हैं, और जो है वो मतलब हमारे पास सिर्फ 5 लोगों की अपॉर्चुनिटी है, 2,500 लोगों की इस वक्त एप्लीकेशन है, ग्रेजुएट एंड मास्टर्स। अब 16 साल बच्चा पढ़ा हुआ हो और उसको जॉब ही ना मिल सके। मतलब हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का तो जॉब है, ड्राइवर का तो जॉब है, वेटर का तो जॉब है, पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब ही नहीं आ रहा। तो ये हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं
और तो उनके लिए हमें जॉब क्रिएट करना है, तो हमें एक इकोनॉमिक विजन बनाना पड़ेगा आज से लेके जो है 5 साल तक का, कि हमारे पास कम से कम 2 करोड़ 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकें। हमें ग्रोथ देनी पड़ेगी कि हम 4 गौरी जा साहब, लेकिन एक अलमिया ये है कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, ब्लैक इकॉनमी आपकी ग्रो कर रही है लेकिन फॉर्मल सेक्टर आपका नीचे जा रहा है। उसका नतीजा ये है कि मेरे जैसे बंदे 40% अपनी तनख्वाह से टैक्स देते हैं, कंपनियां 50 से 60% टैक्स अदा कर रही हैं। तो आपको ब्रॉड बेस तो करना है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है, टैक्स रेट नीचे लाने लेकिन ब्रॉड बेसिंग करनी है, रिफॉर्म इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। नदीम देखें, बड़ा सिंपल कानून है। हमने क्या किया, जितना टैक्स हमें चाहिए था ना, हम परसेंटेज बढ़ाते चले गए। हमने कहा 10% सुपर टैक्स लगा दो, हम कॉर्पोरेट्स के ऊपर 25 का 29 कर दो, जो उसके बाद AOPs थी उनके ऊपर हमने 45% का टैक्स, इससे पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। वो आप देख रहे हैं कि हमने इकॉनमी को स्टैगनेंट करके, श्रिंक करके, उसको जो है वो बिल्कुल एक दफ़ा इकॉनमी जो है वो खड़ी हो गई है, स्टैगनेंट हो गई है, और बिजनेसेस चल नहीं रहे। जैसे आप कह रहे हैं ब्लैक इकॉनमी चल रही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दिसंबर 2023 में हमारे बैंकों के अंदर डिपॉजिट 21 ट्रिलियन था, 21 ट्रिलियन रुपीस, और दिसंबर 25 2 साल बाद जो है वो आज से 4 महीने पहले का जो डिपॉजिट का फिगर था वो 37 ट्रिलियन था। 16 ट्रिलियन हमारी कौम ने अपने पैसे ले जाके बैंकों में जमा करा दिए। अब जब 16 ट्रिलियन को आप कैलकुलेट करते हैं ना नदीम, तो $1 बिलियन 280 अरब रुपए होता है, और $10 बिलियन 2.8 ट्रिलियन होता है। तो ये $60 बिलियन 60 बिलियन हमारी कौम ने उठा के डाला। हम कहते हैं ब्लैक इकॉनमी है, तो ये तो पैसे हमने बैंकिंग सेक्टर में डाल दिए। दूसरी तरफ हम कहते हैं हमें फाइलर चाहिए, फाइलर है 70 लाख, जिसमें से वो कहते हैं ज़ीरो रिटर्न है 30 लाख लोग कहते हैं, 40 लाख लोग हैं जो कि टोटल फाइलर हैं। बैंक अकाउंट कितने हैं? 13 करोड़ 70 लाख। अरे भाई, हमने अगर फाइलर बनाना है तो 13 करोड़ 70 लाख मौजूद हैं जिनकी KYC हुई है। 100 पेज का तो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बाद बैंक अकाउंट खुलता है। मतलब आदमी जो है वो अंगूठे लगा लगा के और डिटेल दे दे के परेशान हो जाता है जब बैंक अकाउंट खुलना हो। तो हर चीज़ मौजूद है। क्यों हमने जो है वो लोगों को तंग कर रहे हैं कि जनाब फाइलर नहीं बन रहा, फाइलर नहीं बन रहा? इनके लिए सिंपल 4 लाइन का एक फॉर्म होना चाहिए। वो 400 पेज का या 200 का या 100 पेज का कौन भर सकता है? वो अपनी इनकम फाइल करे हर आदमी, सेल्फ असेसमेंट स्कीम हो आपके पास। मैं ये कहता हूँ कि इसमें से डुप्लीकेशन भी होगी कुछ कंपनीज के अकाउंट की, बट 13 करोड़ 70 लाख अकाउंट्स हैं बैंकों में और 70 लाख फाइलर हैं। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस, 20 गुना का फर्क, 70 और लाख और 13 करोड़ 70 लाख। तो मेरा पॉइंट ये कि हम अगर करना चाहें तो ये हर चीज़ मौजूद है, फाइलर्स भी मौजूद हैं, बन भी सकते हैं। सिंप्लीफाई करें सिस्टम्स को। ये जो बोझ टैक्स का कुछ लोगों पे डाला हुआ है, वो जो हमने इन्हीं 30 लाख फाइलर्स के ऊपर डाला हुआ है, उसको बोझ को जब आप 13 करोड़ 70 लाख या जो अगर इसमें कोई डुप्लीकेशन है कम भी होंगे तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा होंगे, तो वो बोझ को डिवाइड करें। टैक्स का रेट 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल्स और सर, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आप तजवीज़ करते हैं कि वहाँ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इन्फोर्स करने की जरूरत है? सुपर टैक्स नहीं होना चाहिए। गौर साहब, कौन से एरियाज हैं जहाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को अगर इन्फोर्स किया जाए तो ब्रॉड बेसिंग जो है उसमें मदद मिल सकती है? रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, वहाँ टैक्स उतना नहीं आता जितना ही उसमें जान है। तो आपके जहन में कुछ तजावीज़ हैं कि क्या क्या करने की ज़रूरत है? जी देखें नदीम, ब्रॉडन करने का सिंपल एक तरीका है। जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सादा सलूशन से जाते हैं ना, हमारी कौम जो है वो मैं समझता हूँ कि आप ये एक पॉलिसी बनाई जिसमें कहा 5 करोड़ से नीचे हम सवाल नहीं पूछेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि $60 बिलियन लोगों ने बैंकों में जमा करा दिया, 16 ट्रिलियन। ठीक है, तो पैसा तो मौजूद है लोगों के पास, और ये अगर ब्लैक पैसा होता तो जमा क्यों कराते? तो जो बोलते हैं ब्लैक है, ऐसा भी नहीं है। तो सिंपल सोल्यूशन इसका क्या है? 4 लाइनों की रिटर्न होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए 4 लाइन्स रिटर्न, कि आप बता दें आपकी इनकम इस साल की कितनी है, उसके ऊपर सिंपल टैक्स कलेक्ट अपना अमाउंट बोलें और उसको डिक्लेरेशन डाल के फॉर्म ख़त्म कर दें। तो ये जितने भी जो है ये बैंक अकाउंट्स जिनके मौजूद हैं, वेयर इज़ द इशू? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप कि आपने पूरी की पूरी रियल स्टेट इंडस्ट्री को बंद कर दिया। अब रियल स्टेट इंडस्ट्री में ये कहता हूँ कि अगर जो है वो 1 लाख घर बने
पांच हमारे बड़े शहर हैं, जिसमें कराची मौजूद है, लाहौर मौजूद है, इस्लामाबाद मौजूद है, फैसलाबाद मौजूद है, मुल्तान मौजूद है। ये 5 बड़े शहर हैं हमारे जो है। इसके अलावा पेशावर और जो है वो हैदराबाद में भी बहुत पोटेंशियल है, बट मैं कहता हूँ टॉप 5 शहरों में अगर आप 20-20 हज़ार घर भी बनाएं, 20,000 घर या अपार्टमेंट, तो 1 लाख बन जाता है। $1,00,000 वाला अगर ये 1 लाख बने तो ये $10 बिलियन के घर बन जाते हैं। इस $10 बिलियन के घरों में आज के दिन अगर एक घर में 20 आदमी भी काम करता हो तो 20 लाख जॉब क्रिएट हो जाते हैं, और ये $10 बिलियन $400 बिलियन की इकोनॉमी का 2.5% GDP बन जाता है। ये आपके सामने पड़ी हुई है। उसको आपने इनकरेज करना है कि अगर आपने टैक्स बेस लोगों को लेके आना है, तो ये जो आपने मॉर्गेज की बहुत अच्छा किया, परसों अनाउंस हुआ 1 करोड़ की लिमिट। इस 1 करोड़ की लिमिट में इन शहरों में ना आप घर ले सकते हैं 4 मरले का, ना अपार्टमेंट ले सकते हैं। आप इसकी लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ करें, ताकि हमारा जो आज मिडिल क्लास का यूथ, जो कि हमारा जो नौकरी पे लगे हुए बच्चे हैं जिनको घर चाहिए, वो 3 करोड़ रुपए का उनको मॉर्गेज फाइनेंस अलाउ करें एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। उस पर हुकूमत का कुछ भी नहीं जाना। आप ये अगर हम 100 अरब रुपए में बात कर रहा हूँ कि जनाब, लेट्स टेक अ नंबर गौर साहब, लेकिन आपकी इस तजवीज़ को अगर मैं आपके पहले सवाल के जवाब के साथ जोड़ूं तो आप कहते हैं कि पढ़े लिखे बच्चों के लिए पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। तो हाउसिंग इंडस्ट्री रिवाइवल होनी चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए और इसकी रिवाइवल भी होनी चाहिए, लेकिन ये मजदूर और मिस्त्रियों के लिए तो जॉब्स पैदा हो जाएंगे। वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट और मास्टर्स बच्चों के लिए जॉब तो नहीं देंगे। ये जॉब कैसे क्रिएट होगा नदीम? जब काम होगा तो जॉब क्रिएट होगा ना। अगर पढ़ा 1 लाख का बच्चा यहाँ पे उसका जॉब लगा हुआ है और वो जॉब लगा हुआ पैसे आज 4 से 5 लाख कमा रहा है, तो हम उस 5 लाख को हमने इकोनॉमिक साइकिल में तो आप उसको एम्पावर करते हैं ताकि उसके सामने वो 20 गुना पैसे बोरो कर सके, 20 गुना पैसे बोरो करके वो उसको खर्च कर सके। दिस इज हाउ द इकोनॉमी इज रन। 10 गुना उसको ग्रो करा ले, 5 गुना ग्रो करे, ये आपके ऊपर है कि उसको बाइंग पावर क्या है। उससे जॉब क्रिएट होना है बाकी लोगों के लिए जो जॉब रहे। अगर आप घर 20 लोग लेंगे तो 20 लोगों को जॉब मजदूरों को लगेगा, लेकिन उसकी मिडिल मैनेजमेंट पूरी क्रिएट हो जाएगी। ये अगर 20 लाख जॉब क्रिएट होंगे तो उसके आप 10% उसके मैनेजर्स भी होंगे, 2 लाख, ऑटोमेटिक जॉब क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि द सॉल्यूशंस आर सिंपल, लेकिन आपको सिर्फ अप्रोच चाहिए कि बिजनेस अप्रोच आपने लानी है। आप कहेंगे हर चीज़ को बंद कर देना, तो कैसे चलेगा काम? आप सिर्फ कहें कि मैंने गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है CKD में, कि जो है वो और $4 बिलियन उस पर खर्च कर देना, जिस पे 10% भी वैल्यू एडिशन नहीं होती, जिसमें 10,000 जॉब भी नहीं लगता, और $4 बिलियन खर्च कर दिए। मैं ये बोल रहा हूँ ये $10 बिलियन की अगर घर बनाएंगे तो उसमें 15% भी जो है इम्पोर्टेड कंपोनेंट नहीं है $1.5 बिलियन का, और उसके अंदर 20 लाख जॉब क्रिएट हो जाएंगे। और आप एम्पावर करें थ्रू जो है वो एक स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स का कि आप एम्पावर करें, जिसके पास आज कैपेसिटी टू बोरो है उसको बोरो करवाएं। आपने 1 करोड़ का है, मैंने कहा उसको 3 करोड़ कर दें। 3 करोड़ करेंगे तो ये जो आज कर्जा दे रहे हैं उसकी लिमिट आपने बढ़ानी है। आज आपने 1 ट्रिलियन कहा है, इसको 3 ट्रिलियन करें इसकी लिमिट, और इसको सर्कल चलने दें कि किस तरह से ये बच्चे जो है वो चलते हैं। सिस्टम रन ओनली व्हेन यू मेक द इकोनॉमी। गौहर इजाज़ साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर गौहर इजाज़, साबिक निगरान वफाकी वजीर और मारूफ कारोबारी शख्सियत, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।